ओके, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ आर्क लेंथ व्हेन एस इज इक्वल्स टू आर टू इट्स रेडियस इज। तो रेशियो ऑफ आर्क लेंथ व्हेन एस इज इक्वल्स टू आर टू इट्स रेडियस इज, यानी एस अपॉन आर की बात हो रही है। अब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि हमारे पास जो रिलेशन है वो है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, और अगर मैं यहाँ से थीटा को अलग करता हूँ तो बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। और अगर एस और आर बराबर होंगे तो आपका आंसर आएगा 1 रेडियन या फिर 57.3 डिग्री। तो हमारे पास रेडियन में 1 रेडियन होगा और डिग्री में 57.3, तो ऑप्शन डी मत लगा दीजिएगा क्योंकि 57.3 रेडियन लिखा हुआ है। अगर डिग्री लिखा हुआ होता तो फिर ये भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, ओके। देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करके आए हैं। अ स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ टेंशन, आपको टी दिया हुआ टेंशन। What is the greatest speed at which a mass 1 kilogram m can be whirled in a horizontal circle using 1 meter length of a string? ये बात मैंने आपको अभी ऊपर ही समझाई है किसी एमसीक्यूज में कि स्ट्रिंग के केस में अगर आपको लेंथ दी हुई हो तो ये लेंथ ही आपके रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेंशन है बेसिकली टी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी और आपका फॉर्मूला होगा mv² अपॉन आर। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो टी की जगह आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू m 1 किलोग्राम, v हमें मालूम करना है ग्रेटेस्ट स्पीड डिवाइड बाय आर भी 1 है। तो 1 और 1 तो ख़त्म, v का स्क्वायर है, जब v कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 1 रेडियन। अगेन सिंपल क्वेश्चन रिपीट हो गया। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज असाइंड पॉजिटिव व्हेन द रोटेशन इज। देखें अगर हमारे पास इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही हो और अगर वो इस तरह से मूव करे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। 47 देखें। फॉर इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 10%, आपने ओमेगा को इंक्रीज किया है बाय 10%, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है। अच्छा देखो ये अब ज़रा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसे हम चैप्टर 8 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आ गया है तो मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको। देखें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का अपना फॉर्मूला है वो है के ई इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तब है जब आपके पास आई ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी सबके सब 100% है, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपसे कह रहा है कि आपने एंगुलर वेलोसिटी को 10% इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज। इसको ऐसे समझ लें कि अगर पहले वो 100% थी तो अब 10% बढ़कर 110% हो गई। ठीक है, यानी अब मैं इसको इस तरह से करूंगा कि मैं अब नई काइनेटिक एनर्जी को के ई डैश कह लेता हूँ, हाफ को हाफ, आई में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब आपका ओमेगा 1 नहीं है बल्कि 1.1 हो गया। 10% बढ़कर ये 1 से 1.1 हो गया। 100% का मतलब था 1, 10% बढ़कर ये हो गया 110%, और इसका मतलब है 1.1। तो जब आप 1.1 का स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.21, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब 1.21 का मतलब है कि ये अब 121% हो गई है काइनेटिक एनर्जी।
तो आपका क्वेश्चन था कि फॉर इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी हैज़ टू इंक्रीज्ड बाय, तो आप देखें पहले काइनेटिक एनर्जी 100% थी, अब इंक्रीज अगर 120% 121% हो गई है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आया है वो है 21%। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 21%। ठीक है, फिर वही मिनट आर्म वाले और सेकंड वाले क्वेश्चन हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूँ। द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर, an object is moving on a circular path of radius 100 meter with a constant speed 31.4, what is the average speed of one complete revolution? तो देख लें, हमें r दिया हुआ है, हमें स्पीड v दी हुई है, और हमें वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो इसकी कांस्टेंट स्पीड होगी वही इसकी एवरेज स्पीड भी होगी। अब भले वो आप 1 रेवोल्यूशन पे निकालें, 2 पे निकालें, तो इसका आंसर विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्टली 31.4 हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड है, फिर दोबारा सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। 58 देखते हैं। अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग अ टर्न, यानी कि कार अगर वो टर्न ले रही है तो रोड से बाहर की तरफ क्यों फेंक दी जाएगी या क्यों स्किड कर जाएगी? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, by the lack of sufficient centripetal force due to rolling friction due to reaction of the ground। तो अब देखें, अगर एक बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसको सर्कुलर पाथ पर होल्ड करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर वो उस सर्कुलर पाथ पर नहीं रह पाती तो इसका मतलब वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। ठीक है, 59 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्व है। रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ छोड़ छोड़ के ना आपको अब जल्दी जल्दी ज़्यादा करवा देता हूँ क्वेश्चंस। दोबारा वर्ल्ड वाला क्वेश्चन आ गया, स्ट्रिंग वर्ल्ड हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब 500 किलोग्राम कार, एम, रेडियस आर, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, बस इसको कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सवाल है। सेम क्वेश्चन पहले भी किया हमने ये सवाल। A particle of mass m moves with a constant speed along a circular path of radius r under the action of a force F. Its speed is, अच्छा देखें, F is equals to mv square upon r, बस यहाँ से v को अलग कर लेंगे तो बन जाएगा अंडर रूट एफ आर अपॉन एम। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचना है बस। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, फॉर्मूला 81 देखें। एन एथलेटिक कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, the distance covered by him in 2 minutes and 20 seconds is, okay, अगेन बहुत आसान सवाल है। देखें, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक एथलीट है जो कि एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है जिसका रेडियस 10 मीटर है इन 40 सेकेंड्स। तो अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करता हूँ तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/t। ठीक है, यानी 2 इंटू 3.14, तो मैं 3 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय r यानी 10 एंड डिवाइड बाय 40, और टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा s इज इक्वल्स टू वी टी। तो s इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर लें, 10 से ये कैंसिल हुआ, 4, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2, 3/2 यानी 1.6 के करीब तकरीबन आएगा। हम 1.5 ही ले लेते हैं, चलें
1.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो ये हो गया 140 सेकेंड्स। तो 140 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 220 या 210। क्योंकि हमने राउंड ऑफ लिया है तो आपका आंसर ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है 220 मीटर्स। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। इफ ए एंड A1, अच्छा ये A और A1 नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है, ये AR और AT होगा। If AR and AT represent the radial and tangential acceleration, the motion of a particle will be uniformly circular if, अब देखिए यूनिफॉर्मली सर्कुलर का मतलब है UCM यानी कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी लेकिन टेंजेंशियल नहीं होगी। तो AR नॉट इक्वल टू 0 बट AT इज इक्वल टू 0। ठीक है, if the radius of curvature of the path of two particles of same mass are this, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दो डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए आपको दिया हुआ है रेशो, इसको हम R1/R2 कह लेते हैं, 1:2। और इनकी सेंट्रीपिटल फोर्सेस सेम है, इनकी वेलोसिटीज किस रेशो में होंगी आपने ये बतानी है। अच्छा जी, देखें आसान सवाल है, इसको हम कंपेयर करते हैं। अगर दोनों की फोर्सेस बराबर हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F1 इज इक्वल्स टू F2, मासेस भी सेम है और रेडियस का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो mv1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर अपॉन R2। m से m कैंसिल, ये बन जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। लेकिन हमें क्योंकि v का रेशो चाहिए तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट R1 अपॉन R2 और हमें रेशो दिया हुआ है 1:2। तो आपका आंसर आएगा 1:√2। ठीक है, बाकी भी सारे इसी तरह के बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो खुद ट्राई कीजिएगा। सारे रिपीटेड है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ हम नहीं आ रही, बार बार हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसको आप खुद कीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वर्क, पावर और एनर्जी का करेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।